गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम साउंड चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साउंड चैप्टर आइए शुरू करते हैं। जो साउंड होती है स्टूडेंट, दैट इज़ एक्चुअली ए वेरी यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही स्टूडेंट जो एनर्जी है हमारे अंदर हियरिंग की, सुनने की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। वेरी यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड। साउंड के कारण ही स्टूडेंट हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। साउंड के कारण ही हम म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो इस डायग्राम में स्टूडेंट सबसे पहले ये रिप्रेजेंट किया है कि अगर हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे स्टूडेंट थ्रॉट में जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स जिसको कि लैरिंक्स भी कहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली वी आर हैविंग वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स होती है, उनकी वाइब्रेशन के कारण ही जो हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन वॉइस बॉक्स दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस साउंड। नेक्स्ट अगर बात करें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी स्टूडेंट सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ड्रम। जब हम ड्रम को बीट करते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन है, मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन के कारण ही स्टूडेंट जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हम गिटार की बात करें, गिटार में भी वी आर हैविंग स्ट्रेच्ड वायर। उन वायर्स की जो वाइब्रेशन होती है, जैसे ही हम वायर्स को पुल करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, काफ़ी प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ तक हमारा कंक्लूजन है कि जो हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है दे एक्चुअली प्रोड्यूस साउंड। यहाँ नोट करने वाली बात स्टूडेंट ये है कि वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट मे बी ऑडिबल टू अस और मे नॉट बी ऑडिबल टू अस। दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ह्यूमन बींग्स की स्टूडेंट वी आर हैविंग ए वेरी ऑडिबल रेंज। अगर तो वो जो साउंड प्रोड्यूस हुई है हमारी ऑडिबल रेंज में फॉल करती है तो वी कैन लिसन दैट साउंड। इफ़ इट डज नॉट फॉल देन वी मे नॉट बी एबल टू लिसन द साउंड। यहाँ भी स्टूडेंट अगर देखें, यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फिगर में रिप्रेजेंट है कि ट्यूनिंग फॉर्क रिप्रेजेंट की है। ट्यूनिंग फॉर्क एक यू शेप्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और नीचे हमें रबड़ स्टॉपर शो किया है। जब हम रबड़ स्टॉपर से ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसकी स्टूडेंट एक खासियत ये होती है तो ट्यूनिंग फॉर्क जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करती है। इनफैक्ट ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर ही स्टूडेंट मेंशन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल 256 हर्ट्ज, इसके ऊपर ही मेंशन होता है इट गिव्स ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट भी यही रिप्रेजेंट किया है कि अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्टॉपर से स्ट्राइक करते हैं और उसको हम अपने कान के पास लेके आएंगे तो वी कैन हियर एक्चुअली इट्स वाइब्रेशन, या यू कैन से साउंड प्रोड्यूस बाय दीज वाइब्रेशंस। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बिफोर मूविंग फर्दर स्टूडेंट एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करवाना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट एयर में बात करें साउंड की स्पीड की तो उसके लिए आपको जस्ट ये लिखना है 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 लिख लेना है। उसके बाद इस 1 2 को स्टूडेंट हमने कैंसिल कर देना है। जो हमारे पास बचा 3 4 5, कहने का मतलब है 345 मीटर पर सेकेंड। इतनी साउंड की स्पीड होती है एयर के अंदर, 345 मीटर पर सेकेंड। ये याद करने का एक तरीका है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो रिकॉल करते हैं, जस्ट आपने 1 2 3 4 5 लिख लेना है। उसके बाद 1 2 को कैंसिल कर देना है। जो हमारे पास बचा 3 4 5 दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड, एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं साउंड एक्चुअली कैसे ट्रैवल करती है और किस टाइप की वेव है। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप कि यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मैंने एक स्लिंकी रिप्रेजेंट की है जो कि एक फ्लेक्सिबल सॉफ्ट स्प्रिंग होता है। यू कैन सी हेयर स्लिंकी। जैसे ही स्टूडेंट हम इसको एक पुश अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग इट्स एक्सिस, तो इसमें स्टूडेंट जो वाइब्रेशन होती है कुछ ऐसे की वाइब्रेशन होती है। नोट करने वाली बात है कि इसकी वाइब्रेशन में यू विल बी हैविंग दीज टू पोर्शन। यहाँ पे स्टूडेंट जो इसकी लूप्स है थोड़ी सी पास पास हैं। इस रीजन को स्टूडेंट हम कंप्रेशन जोन कहते हैं, जिस रीजन में स्लिंकी की जो लूप्स है वो पास पास आ जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट रीजन देखें उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ इसकी लूप थोड़ी सी दूर दूर है, अवे है, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज रेयरफेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम ध्यान से नोट करें, हमारी जो लूप्स हैं इस डायरेक्शन में आपस में कोलाइड कर रही हैं। जिस डायरेक्शन में हमने पुश प्रोवाइड की है इन दिस डायरेक्शन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, और यू कैन से एनर्जी ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में हो रही है। और हमारी जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में ही है। जिस डायरेक्शन में कोलिजन ऑफ पार्टिकल है उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। अगर ऐसा हो, ऐसी वेव को स्टूडेंट हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ नीचे मेंशन भी है, यू कैन सी हियर। तो साउंड होती है दैट इज एक्चुअली ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप कि यू कैन सी हियर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो साउंड में भी स्टूडेंट सिमिलर वे में एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेट्स सी द डायग्राम हेयर इन दिस वे। ये बेसिकली एयर के पार्टिकल रिप्रेजेंट किए हैं। एयर के पार्टिकल, यहाँ पे पहले एयर के पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। इस रीजन को स्टूडेंट हम कंप्रेशन जोन कहते हैं। ये हाई डेंसिटी जोन है, हाई डेंसिटी, और यू कैन से हाई प्रेशर। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं हाई डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। सिमिलरली प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा ही है इस जोन में, कंप्रेशन जोन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी अल्टरनेटिव पोर्शन आता है वहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास जो एयर के पार्टिकल है एक दूसरे से दूर दूर है। दिस इज कॉल्ड एज, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रेयरफेक्शन जोन। यहाँ पे हमारा जो डेंसिटी है वो कम है और यू कैन से प्रेशर भी कम है। तो साउंड स्टूडेंट कुछ ऐसे ही ट्रैवल करती है, लाइक दिस, कंप्रेशन देन रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन देन रेयरफेक्शन। We can write here compression, then again a rarefaction, again compression, then again a rarefaction. So in this way, जो that is actually the propagation of a sound wave. Sound is a longitudinal wave. आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे स्टूडेंट थोड़ा सा ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में बताया है, जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट है, यू शेप्ड है, यू शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है। जब हम इसको स्टॉपर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है जनरली वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ यू कैन सी हियर, यहाँ मेंशन भी है 256, 384 या 512, इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया है। इतनी वाइब्रेशंस इसकी होती है पर सेकेंड। तो इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ ए, जनरली ए साउंड ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट देखना है कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है, क्या इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। साउंड के लिए मीडियम ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, आइदर इट इज़ ए सॉलिड, सिमिलरली और इट इज़ ए लिक्विड और गैस। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट यही रिप्रेजेंट किया है कि हमने एक बॉटल में
इलेक्ट्रिक बेल को एक्चुअली प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक बेल को पहले तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, यहाँ एयर प्रेजेंट है, तो हमारी जो साउंड है वी कैन लिसन द साउंड आउटसाइड दिस बॉटल। उसके बाद स्टूडेंट इसने रिप्रेजेंट किया है कि हमने इसमें से एयर निकाल दी है यूजिंग दिस वैक्यूम पंप। यूजिंग दिस वैक्यूम पंप इज यूज टू क्रिएट वैक्यूम, एयर को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक बेल को हम प्ले करेंगे वी कैन नॉट लिसन इट्स साउंड, क्योंकि स्टूडेंट अंदर हमारे पास यहाँ पे मीडियम ही नहीं रहा, वी हैव एक्चुअली जो सारी एयर है वो बाहर जा चुकी है, तो मीडियम की प्रेजेंस ज़रूरी है, ओनली देन साउंड कैन ट्रैवल। तो सिंस नो मीडियम इज प्रेजेंट तो वी कैन नॉट लिसन द साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि ए मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट सो दैट साउंड कैन ट्रैवल। आगे चलते हैं। आगे है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। यहाँ पे स्टूडेंट है बेसिकली कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वो डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम से डिस्कस करते हैं वेवलेंथ। यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली अवर कंप्रेशन, ये हमारी है कंप्रेशन जोन दिस। सिमिलरली नेक्स्ट कंप्रेशन जोन ये है। इनके बीच स्टूडेंट जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक टू एडजेसेंट कंप्रेशन जोन में दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। सिमिलरली स्टूडेंट आइदर यू कैन चूज टू रेयरफेक्शन, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो तो स्टूडेंट मीटर है, पर जनरली दिस क्वांटिटी इज स्मॉल, तो इस वेवलेंथ को हम आइदर वी मेजर इट इन नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। देख लेते हैं कि क्या मेंशन्ड है। इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस, ये सेम ही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शन। यू कैन सी हियर द डिस्टेंस, you can see here the distance between two consecutive rarefaction, or you can say compression, that is called as wavelength। इसको लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, लैम्डा ग्रीक लेटर लैम्डा। अगर बात करें इसके यूनिट की तो जनरली इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर स्टूडेंट 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दिस इज समथिंग अबाउट वेवलेंथ। अगर बात करें स्टूडेंट एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। यहाँ पे वी कैन सी सम डायग्राम हेयर। ये हमने एक्चुअली साउंड वेव को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर यू कैन सी हेयर, वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है डेंसिटी, और यू कैन से प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस इट इज़ हैविंग अ डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे डेंसिटी है। कुछ ऐसे की हमारे पास वेव आ रही है, क्योंकि वी नो की जो कंप्रेशन है उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हमारी यहाँ पे कर्व ऊपर आएगी, और सिमिलरली रेयरफेक्शन में डेंसिटी कम है तो नीचे आएगी। कुछ ऐसे वेवी लाइक हमारे पास वेव फॉर्म आएगी। और यहाँ हमने डिस्कस करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मीनिंग स्टूडेंट क्या है? एम्पलीट्यूड का मीनिंग बेसिकली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेन पोजीशन से जितनी जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे यहाँ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से दिस, इसको हम 2 मिनट, इस लाइन को हम मेन पोजीशन मानते हैं। इस मेन पोजीशन पे यहाँ पे हम एक पार्टिकल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, छोटा सा पार्टिकल। आई होप के यू कैन सी हियर। मेन पोजीशन से स्टूडेंट ये पार्टिकल जितनी दूर जाएगा वाइल ट्रांसफरिंग द एनर्जी, ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज एक्चुअली मेन पोजीशन। ये हमने एक पार्टिकल रिप्रेजेंट किया है, तो जितनी दूर ये जा रहा है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसकी मेन पोजीशन से, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल। अगर इस वेव फॉर्म में देखें तो स्टूडेंट
वेव फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं लाइक दिस। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अगर हम टू वेव्स ड्रॉ करें, लेट्स से, लेट मी ड्रॉ हेयर, यहाँ पे ये स्टूडेंट हमारे पास है दिस, इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पे एक और वेव रिप्रेजेंट करें, ये थोड़ी सी मैंने देखिए इसका एम्पलीट्यूड स्टूडेंट ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस केस में हमारा एम्पलीट्यूड है कम, यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड है ज़्यादा। एम्पलीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी साउंड की जो लाउडनेस है वो इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करती है। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन दी एम्पलीट्यूड। तो हमने टू क्वांटिटीज डिस्कस कर ली है। फर्स्ट हमने डिस्कस की है वेवलेंथ, उसके बाद हमने डिस्कस किया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का स्टूडेंट भी यहाँ पे भी यूनिट है, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड इन सेंटीमीटर एंड नैनोमीटर। डिपेंडिंग अपॉन के हमारा एम्पलीट्यूड कम है या ज़्यादा है। अगर हम स्टूडेंट लाइट की बात करें, वहाँ तो एम्पलीट्यूड कम होने के कारण हम जनरली नैनोमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन साउंड वेव में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने के कारण सेंटीमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब चलते हैं लाउडनेस के ऊपर। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया है, एम्पलीट्यूड की इम्पोर्टेंस ही ये है कि जो लाउडनेस है वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ हमें लिखना चाहिए जो लाउडनेस है, लाउडनेस जो है वो स्टूडेंट एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब है कि अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो हमारी लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी, 2 का स्केयर होगा। लाउडनेस से स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी दूर तक हमारी जो साउंड है वो जा सकती है, ज़्यादा ऊंची है या ज़्यादा फेंट है। अगर लाउडनेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऑडियंस दूर तक हमारी साउंड सुनाई दे सकती है। अगर लाउडनेस कम है तो नेचुरली है कम डिस्टेंस तक और कम लोगों को इट विल बी ऑडिबल। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आगे स्टूडेंट है कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मेन फैक्टर इफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो सबसे पहले तो जैसे हमने डिस्कस किया है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेटर विल बी द एम्पलीट्यूड, ग्रेटर विल बी द लाउडनेस। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्टर इसने लिखा है डेंसिटी। लिखा है कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट जैसे इसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जैसे हम सॉलिड की बात करें तो स्टील की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो इसका मतलब स्टील में जो साउंड है वो ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस होगी। ग्रेटर इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेटर विल बी द साउंड प्रोड्यूस्ड। तो अगर स्टील और एयर की हम बात करें तो स्टील की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो स्टील में लाउड साउंडनेस प्रोड्यूस होगी एज़ कम्पेयर टू एयर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन है नेक्स्ट फैक्टर मोशन ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सोर्स है, यहाँ पे है साउंड का सोर्स है समवेयर हेयर, दिस इज लेट्स से सोर्स ऑफ साउंड। यहाँ पे हमारा है सपोज दिस इज आवर ऑब्जर्वर। इसने लिखा है नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखा है कि अगर हमारी विंड ब्लो कर रही है, क्योंकि एयर में ही साउंड ट्रैवल करती है, लेट्स से कि विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन और ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड है और विंड भी हमारी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ विंड, वी कैन शुड राइट हेयर। इट मीन्स स्टूडेंट जो विंड है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रही है, तो दिस विल फेवर एक्चुअली द लाउडनेस। तो लाउडनेस हमारी बढ़ जाएगी इफ़ विंड इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड।
तो हमारी लाउडनेस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर स्टूडेंट इसके ऑपोजिट है, विंड हमारी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और साउंड हमारी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो हमारा जो इफ़ेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, हमारी लाउडनेस कम हो जाएगी। तो विंड इन डायरेक्शन फेवर करेगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट विल रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ साउंड। सिमिलरली डिस्टेंस, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर बोल रहा है तो जो सामने स्टूडेंट है फ्रंट वाली रो पे है, उनको साउंड ज़्यादा सुनाई देगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम पीछे को जाते हैं जो लाउडनेस है दैट विल रिड्यूस। डिस्टेंस तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया है कि अगर यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग स्मॉलर ड्रम, यहाँ पे बिगर है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी हमारी जो साउंड की लाउडनेस है दैट विल बी मोर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अगर बात करें रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, अगर हमारे रूम में रिफ्लेक्टर्स ज़्यादा हैं, सॉलिड चीज़ें ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्स हैं, तो ज़्यादा साउंड की लाउडनेस बढ़ेगी। अगर सेम ही हम स्टूडेंट किसी ओपन स्पेस में बात करते हैं, जैसे ग्राउंड में बात करते हैं, तो दैट इज़ जनरली नॉट ऑडिबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्टर्स नहीं होते। क्लासरूम में हमारी आवाज़ ज़्यादा ऑडिबल है। द रीज़न बीइंग वी आर हैविंग देयर साउंड रिफ्लेक्टर, जो वॉल्स हैं, सिमिलरली आपके जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, तो साउंड इज़ ईजिली ऑडिबल देयर। उसके बाद बात करते हैं यूनिट ऑफ लाउडनेस की। अगर ऐसा यूनिट की बात करें, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। एक्चुअली ग्राहम बेल से स्टूडेंट इसका यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है। जनरली बेल यूनिट होता है इसका, ग्राहम बेल से बेल बना है यूनिट ऑफ लाउडनेस, लेकिन जनरली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है डेसिबल, 1 डेसिबल। दी लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि 0 डेसिबल का मतलब स्टूडेंट ज़ीरो साउंड नहीं होती। यहाँ पे इसने कुछ एक टेबल था रिप्रेजेंट किया है, आई होप कि यू कैन सी हियर। अगर हम एक दूसरे से नॉर्मल टॉक करते हैं तो साउंड है 60 डेसिबल, ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो 70, डीजे में 120 तक हमारी साउंड जो है काफ़ी डेंजर लेवल तक पहुंच जाती है, 120 डेसिबल तक। नीचे स्पेशल मेंशन है साउंड लेवल ऑफ मोर देन 130 डेसिबल इज डैमेजिंग फॉर द ईयर ड्रम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आगे चलते हैं क्वालिटी के ऊपर, नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक हमने वेवलेंथ डिस्कस की है, एक हमने डिस्कस किया है एम्पलीट्यूड, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सम फैक्टर डिस्कस किए थे जो एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने साउंड का यूनिट डिस्कस किया जो कि डेसिबल होता है। क्वालिटी स्टूडेंट बेसिकली क्वालिटी इज फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड दैट एनेबल्स। जैसे हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज दिस इज सोर्स 1, दिस इज सोर्स 2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर की बात करें, वी कैन डिफरेंशिएट द साउंड ऑफ आवर सिस्टर एंड मदर। एक को हम अपनी 2 मिनट के लिए यहाँ यू कैन अज्यूम इट इज़ योर मदर स्पीकिंग, यहाँ सिस्टर। अगर दोनों ही बात कर रहे हैं, अगर दोनों की 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सेम लाउडनेस और सेम पिच है, बट स्टिल वी कैन डिफरेंशिएट कि हमारी जो साउंड है वो मदर की है या सिस्टर की है। तो कैसे डिफरेंशिएट होता है, वो बेसिकली स्टूडेंट क्वालिटी डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि मदर की जो साउंड प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी डिफरेंट है फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूस बाय सिस्टर। हालांकि दोनों की हमने एज्यूम किया है लाउडनेस और पिच सेम है, बट स्टिल वी कैन डिफरेंशिएट कि हमें किसने कॉल किया है, मदर ने या सिस्टर ने। उसी क्वांटिटी को हम क्वालिटी कहते हैं, जिसको समटाइम्स टिम्बर भी कहा जाता है। टिम्बर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्वालिटी ऑफ साउंड। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट साउंड को हमने 2 तरह क्लासीफाई किया है। अगर तो उसकी हो सिंगल फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हो सिंगल तो उसको कहते हैं टोन। लेकिन अगर हमारी साउंड इट इज़ ऑफ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ नोट। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्क में जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज़ टोन। लेकिन जनरली म्यूजिक सिस्टम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज़ नोट।
लिखा भी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कैपेबल ऑफ गिविंग डिफरेंट नोट्स। तो क्वालिटी से स्टूडेंट हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन टू सोर्सेज की सोर्स। आगे चलते हैं। क्वालिटी से स्टूडेंट रिलेटेड एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर हम कोई साउंड लिसन कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ प्लेजेंट टू अस तो हम कहेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर इट इज़ नॉट प्लेजेंट टू अस देन वी विल से कि क्वालिटी जो है दैट इज़ पुअर। आगे चलते हैं स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ क्वाइट गुड। अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट सपोज इट इज़ कॉजिंग हेडेक टू अस वेल लिसनिंग तो दैट मीन्स इसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ पुअर। आगे है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट रिप्रेजेंट करती है कि 1 सेकंड के अंदर साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, आपने 1 2 3 4 5 लिखना है। जस्ट राइट डाउन 1 2 3 4 5। इस 1 2 को कैंसिल करना है, जो हमारे पास बचा दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। गैसेज में स्पीड साउंड की बहुत कम है। अगर बात करें लिक्विड की, लिक्विड में देख लेते हैं इट इज़ जनरली इन द रेंज ऑफ लिक्विड्स में गैसेज के कंपैरिजन स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। इट इज़ जनरली इन द रेंज ऑफ 1000 और 1500 के बीच है। यहाँ यू कैन सी हियर 1000 और 1500 के बीच है लिक्विड्स में स्पीड। वाटर में इसकी जो स्पीड है दैट इज़ रफली 1500 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ जनरली अबव 5000। यू कैन सी हियर सॉलिड्स में इट इज़ अबव 5000 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑर्डर कुछ हमारे पास बनेगा अगर हम लिखें वी सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स दैट इज ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स दैट इज ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज। सो दिस ऑर्डर विल बी फॉलोड। आई होप कि यू कैन सी हियर। आगे चलते हैं। आगे है स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे जो डायग्राम है थोड़ा सा विजिबल नहीं है, ये एक्चुअली लाइटनिंग एंड थंडर का डायग्राम है। यहाँ थोड़ा सा ये रिप्रेजेंट किया है लाइटनिंग एंड थंडर के टाइम। लाइटनिंग तो हमें बहुत पहले ही दिखाई दे जाती है, जबकि जो साउंड है वो काफ़ी देर में सुनाई देती है। द रीज़न बीइंग कि स्पीड ऑफ लाइट तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है विच इज़ वेरी फास्ट। 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए लाइटनिंग फर्स्ट विजिबल है। साउंड की स्पीड तो बहुत कम है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इट विल टेक मच टाइम सो दैट वी कैन लिसन द थंडर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, साउंड हैज़ 0 स्पीड इन वैक्यूम। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मीडियम की बहुत ज़रूरत है साउंड ट्रैवल करने का। अगर मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, तो साउंड विल नॉट ट्रैवल। साउंड हैज़ 0 स्पीड इन वैक्यूम। अगर हम स्पेस में जाते हैं, जब मून पे जाते हैं, देन वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम होने के कारण जो साउंड है दैट विल नॉट ट्रैवल। जबकि लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ये दोनों में एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है। आगे है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन है, आई थिंक डेंसिटी मेंशन है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ स्टूडेंट मेरे ख्याल से इनवर्स रिलेशन ब्रीफ में हम लिख सकते हैं। अगर डेंसिटी, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ मोर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन दैट मीडियम विल बी लेस। असल में इनवर्सली रिलेशन होता है, जहाँ लिख ही लेते हैं V इज़ एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये रो है, जो रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। सो ग्रेटर विल बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, लेसर विल बी द स्पीड। सिमिलरली अगर डेंसिटी हमारी कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डेंसिटी। सिमिलरली टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का इफेक्ट यू कैन सी फ्रॉम द टेबल। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। 0 डिग्री पे 331 है, 22 पे 344 है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यू कैन सी हियर साउंड की स्पीड भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज। कहने का मतलब है गर्मियों में स्पीड ट्रैवल फास्टर, जबकि सर्दियों में, जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं, स्पीड ट्रैवल्स स्लोअर। तो टेम्परेचर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। अब चलते हैं नेचर ऑफ मीडियम।
नेचर ऑफ मीडियम में वही स्टूडेंट की जैसे हमने डिस्कस किया है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा 5000 से अबव, लिक्विड में 1000 और 1500 के बीच, और गैसेस में जनरली 0 और 500 के बीच। आगे है ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी। यहाँ स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा रेनी वेदर होता है, रेनी वेदर में साउंड काफ़ी फास्ट ट्रैवल करती है। यहाँ लिखा होगा समवेयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन, जब हमारा रेनी वेदर होता है तो हमारी जो साउंड है दैट इज एक्चुअली मॉइस्ट। तो एक्चुअली मॉइस्ट एयर से स्टूडेंट होता क्या है कि एयर की जो इफेक्टिव डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के कारण साउंड ट्रैवल फास्टर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी कम होगी तो स्पीड हमारी बढ़ेगी। तो ह्यूमिडिटी का यही इफेक्ट है, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा उतनी साउंड फास्टर ट्रैवल करती है। रेनी सीजन में यू कैन लिसन ईजियरली। आगे चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर विंड हमारी डायरेक्शन ऑफ साउंड में मूव कर रही है तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। अगर ऑपोजिट है तो वो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा। आगे है सुपरसोनिक स्पीड, जो हमारे बुलेट्स होते हैं। अगर हमारी बुलेट्स की स्पीड स्टूडेंट, साउंड की स्पीड हमने लिखी है 345 मीटर पर सेकेंड, 345। अगर हमारे ये एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन इस स्पीड से ज़्यादा है, अगर इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है तो उस स्पीड का स्टूडेंट हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सुपरसोनिक स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा बुलेट ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग बुलेट एंड दैट इज मूविंग विद स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, तो वो 345 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे बुलेट की जो स्पीड है दैट इज़ एक्चुअली सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड जो है थोड़ी सी हार्मफुल है लिसनिंग के लिए। यहाँ लिखा भी हुआ है साउंड ऑफ, यहाँ थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। जो सुपरसोनिक स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम सोनिक बूम भी कहते हैं, सोनिक बूम्स। ये काफ़ी हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, दैट कैन कॉज हेडेक एज वेल एज ईयर ड्रम के लिए हार्मफुल है, विच शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड। आगे चलते हैं ऑडिबल रेंज के ऊपर चलते हैं। ऑडिबल रेंज ह्यूमन बींग्स की है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जस्ट डिम्पली वी कैन से, यू कैन सी हियर, दिस इज द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बींग्स, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और यू कैन से 20 किलो हर्ट्ज। ये ह्यूमन की ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी की। जो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल है इसको हम एक लोकेशन मानते हैं यहाँ पे, इसको हम एक मानते हैं लोकेशन। इस लोकेशन से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो गई हैं, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड ए गिवन लोकेशन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। जनरली क्लासेस में स्टूडेंट मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है, अगर मान लो एक स्टूडेंट है वो एक वीक में 4 डे स्कूल आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। अगर एक स्टूडेंट 6 डे जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। अगर एक स्टूडेंट एक ही दिन आ रहा है एक हफ्ते में तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट इज अकरिंग इन ए गिवन टाइम। तो जो ह्यूमन की ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसी रेंज में जो साउंड है हम लिसन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई साउंड है स्टूडेंट दैट इज़ एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी लेस दैन 20 हर्ट्ज, वो हम तो नहीं सुन सकते। ऐसी साउंड को स्टूडेंट हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन 20 हर्ट्ज। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड। जो हमारे बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली स्टूडेंट साउंड लो फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ जैसे रिप्रेजेंट किया है वेल, एलिफेंट, राइनोज। ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स लेस दैन 20 हर्ट्ज। जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, जब हम सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन करते हैं हमें कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है दैट इज जनरली लेस दैन 20 हर्ट्ज। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक
साउंड। यहाँ पे मेंशन है अल्ट्रासोनिक साउंड्स ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स और यू कैन से 20,000 हर्ट्स। अल्ट्रासोनिक जितनी हमारी किसी वेव की स्टूडेंट जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, एनर्जी से प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अल्ट्रासोनिक वेव में काफ़ी एनर्जी है बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अल्ट्रासोनिक, आइए देखते हैं अल्ट्रासोनिक की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं क्या लिखी हुई है। अल्ट्रासाउंड, ये जो हमारे कुछ एनिमल रिप्रेजेंट किए हैं, बैट है, डॉल्फिन है, दे एक्चुअली डू कम्युनिकेशन बाय जे प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। आइए कुछ इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ईसीजी, जिसको कि इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली इसने मेंशन किया है द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ द हार्ट बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। ईसीजी में बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स ही हम सेंड करते हैं। द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टिश्यूज़ ऑफ द हार्ट, उसके बाद वहाँ से उनकी रिफ्लेक्शन होती है और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर दे आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ईसीजी में यूज़ होती है हमारी बॉडी का डायग्नोसिस करने के लिए कि वेदर एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इज़ नॉर्मल और नॉट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टू डिटेक्ट अब नॉर्मलिटी, जैसे हमारे गाल ब्लैडर, किडनी, यहाँ पे मेंशन है, होप यू कैन से बॉडी में अब नॉर्मलिटी चेक करने के लिए सच एज स्टोन्स इन द गाल ब्लैडर एंड किडनी। तो स्टिल वहाँ पे भी जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का मीनिंग यही होता है कि वी आर यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसको कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशन। फर्स्ट इज ईसीजी, नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब स्टूडेंट लेडी में हमारी कोई बेबी डेवलप करता है तो उस फीटस की जो ग्रोथ है, वेदर इट इज़ अकरिंग नॉर्मली और अबनॉर्मली, कुछ अबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए डॉक्टर भी स्टूडेंट अल्ट्रासाउंड को ही यूज़ करते हैं। यहाँ आई होप के लिखा होगा डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, नॉर्मल या अबनॉर्मल ग्रोथ दैट इज़ चेक्ड बाय सेंडिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट मेंशन है कि अगर कोई हमारे पास पीस ऑफ मेटल है तो उसमें क्रैक है या नहीं है, दैट इज़ आल्सो चेक्ड बाय अल्ट्रासाउंड। हम अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे, अगर तो हमारा पीस बिल्कुल सही है विदाउट एनी फ्लॉ और क्रैक है, यू कैन सी हियर क्रैक, तो अल्ट्रासाउंड डायरेक्टली पास हो जाएगी। लेकिन अगर क्रैक है तो दे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो हमें अब नॉर्मलिटी का पता चल जाएगा। दिस इज़ आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड को स्टूडेंट हम एज ए क्लिनजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीनड आर प्लेन्स्ड इज ए क्लिनजिंग सोल्यूशन को स्टूडेंट हम अल्ट्रासाउंड वेव दे देते हैं। ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी जो क्लिनजिंग सोल्यूशन है एक्चुअली वो उसमें एजिटेशन हो जाती है। अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें अगर डस्ट ग्रीस है दैट कैन बी क्लीन्ड वेरी इजीली। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये आप आई होप कि यू कैन सी दिस डायग्राम। साउंड भी स्टूडेंट बिल्कुल लाइट की तरह ही दो लॉज ओबेड करती है रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट स्टूडेंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड है तीनों ही हमारे सेम प्लेन में होते हैं। यहाँ अगर डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ हमने एक क्लॉक रिप्रेजेंट किया है। देयर आर एक्चुअली टू पाइप्स, यू कैन सी हियर फर्स्ट, सेकंड इज दिस। यहाँ से क्लॉक की साउंड जो ट्रैवल कर रही है ऐसे थ्रू पाइप जा रही है लाइक दिस, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इट विल कम बैक। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अगर एंगल है लेट्स से दिस एंगल, अगर ये एंगल है 30 डिग्री, तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे इस वाले पाइप को, हम एक पर्टिकुलर एंगल देंगे, वी विल रोटेट लाइक दिस, समवट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करके देखेंगे। वी विल चेक के स्टूडेंट जब हम इसको 30 डिग्री पे रखते हैं विद नॉर्मल,
ये एंगल भी जब 30 डिग्री है तो हमारी क्लॉक की जो साउंड है वो मैक्सिमम आ रही है यहाँ पे हम सुन रहे हैं हेयर वी आर लिसनिंग द साउंड। तो दोनों ही जब एंगल इक्वल होते हैं आई और आर, यू विल गेट लिसन दी मैक्सिमम साउंड। तो फर्स्ट लॉ हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है कि आई इज इक्वल टू आर इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज आल्सो रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक यू कैन से लाइट, ओबेइंग दी सेम रूल्स। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे स्टूडेंट ये तो आपने देखा होगा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्टेथोस्कोप। ये भी एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड के ऊपर ही बेस्ड है। दिस एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ स्टेथोस्कोप। तो ये तो उसके डॉक्टर के नोट कान में होता है। तो यहाँ से साउंड स्टूडेंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट होके वी कैन रिप्रेजेंट हेयर, इस पाई में से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके साउंड एम्पलीफाई होके डॉक्टर के कान में पहुंचती है एंड ही कैन चेक दी abnormality. So this stethoscope is actually based on reflection of sound or you can say multiple reflection of sound. Similarly यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने देखा है, यहाँ you can see a speaking tube, you can see here। यहाँ जब हम बोलते हैं तो यहाँ भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है कुछ ऐसे। आई होप कि यू कैन सी हियर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विल बी देयर, और इससे साउंड स्टूडेंट थोड़ी सी हमारी डायरेक्टेड हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है। एम्पलीफाई एक मिनट द्वारा करते हैं ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिससे हमारी साउंड एक तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाती है और एम्पलीफाई भी हो जाती है। तो वी कैन लिसन मोर साउंड, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे स्टूडेंट है नेक्स्ट हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे क्या करेंगे कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे हमने एक्चुअली जो हमारा सोर्स ऑफ साउंड है उसको फोकस के ऊपर रख दिया है। आई होप कि यू कैन सी हियर फोकस के ऊपर। तो साउंड स्टूडेंट ऐसे जब स्ट्राइक करेगी, अगर फोकस के ऊपर है तो दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। तो साउंड की पैरेलल हमारे पास रिफ्लेक्टेड साउंड पैरेलल की फॉर्म में आएगी, तो वो जो ओरिजिनल साउंड से मिक्स नहीं होगी। तो दिस इज यूज, दिस एक्चुअली फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑडिटोरियम हॉल्स सो दैट कि हमारी जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड आपस में मिक्स ना हो। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे है स्टूडेंट इको। इको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब हम किसी हिल वगैरह के पास जाके कुछ आवाज़ लगाते हैं तो यू कैन लिसन योर ओन साउंड आफ्टर सम टाइम। वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही होती है उस हिल या माउंटेन से। यहाँ लिखा भी है व्हेन वी शाउट इन ए बिग एम्प्टी हॉल और नियर ए हिल, यू कैन सी हियर। तो वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमें सुनाई देती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इको। यहाँ इको राइट। अगर स्टूडेंट हमारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हम थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रिफ्लेक्टेड साउंड सुन सकते हैं। इसका मतलब साउंड हमारी परसिस्ट कर रही है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो इसको हम कहते हैं रेवर्बेशन। अगर तो कम समय के लिए फॉर वन टाइम वी आर लिसनिंग दी रिफ्लेक्टेड साउंड दैट इज एक्चुअली इको। If we are listening multiple times the reflected sound that is actually called as reverberation, जो कि little bit undesirable है। reverberation को जनरली हम undesirable है, इसको reduce करने की कोशिश करते हैं। conditions for the formation of echo, यहाँ पे स्टूडेंट वी कैन मैथमेटिकली यहाँ प्रूव भी किया है, यहाँ पे प्रूव भी किया है 17 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। 17 मीटर किसका? रिफ्लेक्टर का, जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सो दैट एन इको कैन बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन है। कटुम्बा में स्टूडेंट एक इको पॉइंट है जिसको 3 सिस्टर्स इको पॉइंट कहते हैं। वहाँ जब हम बोलते हैं तो वी कैन लिसन इको वेरी क्लियरली। आगे चलते हैं। 17 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेशल मेंशन भी है। रेवर्बरेशन हमने डिस्कस कर लिया है।
रेवर्बरेशन इज़ जनरली अनडिजायरेबल। अगर हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन बार बार सुन रही है तो दैट इज़ एक्चुअली रेवर्बरेशन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो दैट विल एक्चुअली मिक्स विद द ओरिजिनल साउंड, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग साउंड, कन्फ्यूज़न हो जाएगी लिसनिंग में। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या मेथड करते हैं, आपने देखा होगा थिएटर वगैरह में भी, फ्लोर्स आर कवर्ड विद साउंड अब्जॉर्विंग मटेरियल्स। सिमिलरली वॉल और रूफ को भी हमें साउंड अब्जॉर्विंग मटेरियल से कवर करना होता है। यहाँ कुछ मेंशन्ड है कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। पोरस कॉटन, फोम, रॉकवूल, these are some of the sound absorbing materials. Heavy curtains are kept at the opening of the halls. Windows curtain भी साउंड को अब्जॉर्व करते हैं। तो जितने हमारे पास साउंड अब्जॉर्विंग मटेरियल ज़्यादा होंगे उतनी हमारी जो रेवर्बरेशन है वो कम होगी, रिड्यूस होगी, हमें क्लैरिटी ऑफ साउंड रहेगी। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली है कि रिप्रेजेंट किया है कि बैट अपने शिकार को कैसे लोकेट करता है। वो असल में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स एक्चुअली इमिट करता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स लिखा है सम एनिमल्स लाइक बैट कैनॉट सी। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से ही स्टूडेंट जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स इमिट करेगा। वो अल्ट्रासोनिक वेव जब स्प्रे से टकराएंगी तो दे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये सेंस कर लेगा। दिस बैट कैन एक्चुअली सेंस द डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्स्टेकल या प्रे कि कितने डिस्टेंस पे है, अकॉर्डिंगली इट कैन मेक इट्स एडजस्टमेंट। और लास्ट है सोनार की एक्चुअली फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जब हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, नेविगेशन का मतलब है कि अगर हमारे अंडर वाटर कुछ संकन शिप्स हैं उनको लोकेट करने के लिए जहाँ डेप्थ ऑफ सी मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर या डिटेक्टर। तो देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आई होप के डायग्राम यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण, सो यू कैन सी हियर, यहाँ से वी विल सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो नीचे अगर हमारे पास संकन शेप है उससे स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो दे विल कम बैक। तो यूजिंग दिस फार्मूला, आई होप यू कैन सी दिस फार्मूला। वेलोसिटी हमें मालूम है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। So using this we can easily calculate the depth of the sunken ship, or you can say depth of D will be equal to Vt by 2. So in this way जो हमारी साउंड है सोनार है that can be used। आगे लिखा है सोनार is also used by geologists to detect underground ores or oil deposits। कितनी डेप्थ तक है हमारे ऑयल, सेम टेक्निक we can use to find out the depth। So this is something about the chapter sound। I hope you might have learned something। Please do revise this chapter and do not forget to share this video। Thank you very much।